स्वागत है आप सभी का पीजीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट आ चुके होंगे और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपकी क्लास आ रही है, तो इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो आप खेल खेल रहे हैं, कौन एक्टिव हो रहा है कौन नहीं हो रहा, ये गलत बात है भाई। मैं 10th क्लास से अपना टाइम निकाल कर इधर आता हूँ, तब आप गायब हो जाते हैं, तब आप आते हैं तब मैं गायब हो जाता हूँ। तो प्लीज अपने आप को कन्विंस करिए कहीं ना कहीं, और बहुत बेहतर होगा हम सबके लिए। और मैं बता रहा हूँ, जो भी पेपर बिगड़ा है उसके बारे में उतना मत सोचिए, आप पास हो रहे हैं, बात खत्म। उसमें मेरा एक खुद का तजुर्बा है, अनुभव है, खुद कह रहा हूं मैं, उस तजुर्बे अनुभव के हिसाब से कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप इतनी टेंशन मत लीजिए उस पेपर की। और जिनका पेपर बिगड़ा है वो ऐसी टेंशन ना ले, और जिनका जा रहा है अच्छा, बहुत बढ़िया, आलोक बहुत बढ़िया कर रहे हैं, संध्या बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सलोनी बहुत बढ़िया, शिवानी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और जो भी कोई उपलब्ध है वो सब अच्छा बहुत बेटर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल दिक्कत इस बात से है कि हमें बायोलॉजी का पूरा रिवीजन करना है, हमारा पेपर है 2-1 दिन बाद। ठीक है भाई। सर हमारे टाइम पे तो आपने इंग्लिश की क्लास ही ना ली, और आप इनके टाइम पे ले रहे हो। भाई वो पढ़ते हैं यार, वो खुद कहते हैं कि सर हमारी क्लास लो। अब आपने आज तक कभी नहीं कहा, बताओ। वो कहा तो था, पता नहीं कब कहा था, मुझे जानकारी ना इस बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और हमें आज बायोलॉजी कम से कम आधी खत्म करके जानी है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। माइक की कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब मैंने पीछे से स्टार्ट किया बायोलॉजी को, आगे से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आगे की बायोलॉजी आपको आती है तो वो लास्ट लास्ट में रिवीजन करवा दूंगा सिर्फ एक बार में। पहली हेडिंग हमारी है वनोन्मूलन। पूछ सकता है 2 नंबर में, वनोन्मूलन क्या है। ठीक है भाई, लिखिए इसमें वन प्रदेश का वन रहित, समझा दूंगा भैया, वन रहित क्षेत्रों में रूपांतरण करना। लास्ट लेसन है बिल्कुल पर्यावरण वाला, वनोन्मूलन कहलाता है। जैसे पूछता नहीं है पेपर में, पर अगर मान लो पूछ ले तो, या फिर 1 नंबर में पूछ ले आपसे, तो उसमें आप कम से कम लिख देंगे, क्योंकि हम तो ऑब्जेक्टिव पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं इस बार, कि वन प्रदेश का मान लीजिए कहीं पर बहुत सारे पेड़ ऐसे लगे हुए हैं। अब ये क्या है भैया, वन प्रदेश है, बहुत सारे ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। आय हाय मैं क्या करूं, पेड़ लगे हुए हैं। ए भैया क्या बता रहे हो? नहीं मैडम कुछ ना बता रहे हैं सर, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है। ठीक है मैडम, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, ये है क्या भैया, वन प्रदेश है। क्या भैया, ये वन प्रदेश है। अब मान लीजिए आप जैसे शरारती बच्चे आते हैं और इन पेड़ों को यहाँ से काट देते हैं। क्या कर देते हैं भैया, इन पेड़ों को यहाँ से काट देते हैं, तो ये तो हट जाएंगे सब। ये कट गया तो हट गया, ये कट गया तो हट गया, कट गया तो हट गया, कट गया तो हट गया। तो भैया वन प्रदेश का वन रहित मतलब वन के बिना, यानी पेड़ पौधों के बिना क्षेत्रों में रूपांतरण करना क्या कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है। क्या कहलाता है, वनोन्मूलन। ठीक है, वनोन्मूलन कहलाता है। ओके ओके, बस ये क्वेश्चन इसमें से आता था इसलिए मैंने करवा दिया। ओके मैं देखता हूँ और कुछ हो तो ऐसा। आइए अगले लेसन पे आइए आप सीधा, वो तो हो गया काम उसका। तो अगला लेसन हमारा है स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण भी पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ते हैं हम जैव विविधता। क्या पढ़ते हैं भैया, जैव विविधता। क्या पढ़ते हैं, जैव विविधता। इस चैप्टर से कम 2 या 4 नंबर के हर बार क्वेश्चंस आते हैं, और हमें हर बार कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। ऐसे तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, लाइट वाली तो बहुत लाइट है।
अगली हेडिंग हमारी क्या है? जैव विविधता। क्या भैया अगली हेडिंग हमारी जैव विविधता। जैव विविधता में नंबर 1 है भैया आनुवांशिक विविधता। अब मुझे बताइए, क्या हम अपने मम्मी पापा जैसे लगते हैं क्या? नहीं लगते। क्या हम हमारे भाई बहनों की शक्ल हमसे पूरी तरीके से मिलती है क्या? नहीं मिलती है। क्या आप मुझे बताइए कि हमारे जो परिवार के लोगों की शक्ल हमसे थोड़ी बहुत तो मिलती होगी, पर क्या पूरी तरीके से मिलती है क्या? नहीं मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आनुवांशिक विविधता है। क्या है भैया? ये आनुवांशिक विविधता। जैसे हम देखते हैं कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण स्थानांतरित होते हैं तो आनुवांशिक विविधता आती है लैंगिक जनन में। किसमें? लैंगिक जनन में। यह एक जाति आनुवांशिक स्तर पर पाए जाने वाली विविधता है। मतलब एक जाति के लोगों में, जैसे मान लो भाई हमने बोला कि मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, जैसे हम मानव हैं, मानव जाति के जब मानव जाति में जनन की जो क्रियाएं होती है उनसे एक नई संतान उत्पन्न होती है। उसमें अनुमान मतलब इस कहने का मतलब यह है कि मानव जाति है। अगर आप लोग अलग सोचते होंगे जातियों के बारे में, मैं यहाँ हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम हमारे लिए बिल्ली अलग जाति होगी, कुत्ता अलग जाति होगी, शेर अलग जाति होगी, ह्यूमन अलग जाति है, क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। आने वाले वक्त में किसी स्टूडेंट का नीट का सपना हो सकता है, तो उसको इन जातियों में ही विश्वास रखना है बायोलॉजी वाली कि जानवर हमारी जाति क्या है? हम मानव है भैया, बस मानव हमारी जाति है, मानव हमारा धर्म है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह कि जब एक जाति के जब मतलब मानव जाति के दो लोगों में जब जन्म की क्रिया होती है तो नई संतान उत्पन्न होती है, उसे बोलेंगे क्या भैया? उससे आनुवांशिक विविधता आती है। तो एक ही जाति, यह एक जाति आनुवांशिक स्तर पर पाए जाने वाली विविधता है। अब भी नहीं समझे भैया? हमने बोला, ओहो क्या कर रहे हो यार, एक मिनट भाई। तो मतलब उल्टे काम मेरे हाथ भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये है नर और ये है मादा। इनसे नर भी मानव है और ये भी कौन है? मानव है। तो जाति दोनों की एक ही है, तो एक ही जाति, आनुवांशिक स्तर मतलब एक नई संतान उत्पन्न होगी इनसे, तो इसमें विविधता आई। तो पाई जाने वाली विविधता कौन सी है? यह एक ही जाति आनुवांशिक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता है। क्या है भैया? एक ही जाति स्तर पर, मतलब एक ही जाति मानव से बिल्ली भैया बिल्ली की जातियों में अगर जन्म की क्रिया होगी तो बिल्ली बिल्ली ही आएगी। जानवरों की जातियों में क्रिया होगी तो जानवर ही पैदा होंगे, कोई मानव थोड़ी आ जाएगा वहां पर। किसी लोग हो रहे तुम, सोचते कितना हो यार, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है इस बात में। बस और क्या। भारत में लिखो, इसमें भारत में 50,000 से अधिक, बहुत इजी लेसन है, 50,000 से अधिक धान तथा 1,000 से अधिक
आम की जातियां हैं, वो भी किससे पैदा हुई है? अनुवांशिकी से हुई है। ठीक है, ये कोई रटने वाली चीजें नहीं है, बहुत इजी चीज है, कोई रटने वाली चीजें नहीं है ये। और अब आप बताओ, आप मुझे अब रट के कर ही क्या लोगे? है क्या कर लेंगे रट के, बताओ मुझे आप। नंबर 2 है भैया जाति विविधता। अब जाति का मामला आ गया है यहाँ। कौन सी विविधता है? जाति विविधता। यह भिन्नता जाति स्तर पर है, वो अनुवांशिक स्तर पर थी क्योंकि अनुवांशिक विविधता थी, यह जाति विविधता है तो जाति स्तर पर होगी, कोई रटने वाली नहीं है। ठीक है, उदाहरण लिखो भैया, अब आपको कुछ पता तो होगा नहीं। पश्चिमी घाट की पश्चिमी घाट की उभयचर जातियां, और कोई रट के नहीं जाएगा, उभयचर जातियां जातियों की विविधता तथा पूर्वी घाट में अधिक है। बस, वो जो उभयचर जातियां हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अधिक है। आई थिंक आएगा तो नहीं पेपर में, पर फिर भी मतलब एक एहतियात के तौर पर हम कर लेते हैं इन क्वेश्चन को। मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। नंबर 3 है पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी विविधता। पारिस्थितिकी विविधता, चलिए अब पारिस्थितिकी विविधता मतलब पारिस्थितिकी क्या होती है? पहले तो एक चीज बात याद रख लीजिए कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पाई तंत्र क्या होता है। तो भाई देखो, पारिस्थितिक तंत्र मतलब यहाँ का वातावरण कैसा है, माहौल कैसा, जैसा आप पढ़ रहे हैं पीसीआई में, माहौल कैसा है आपको पता है, कैसा पढ़ा रहे हैं। तो जब भी आप बैठे होंगे यहाँ पर, अब मान लो मैं नहीं पढ़ाता और मैं ऐसे करता तो आप पढ़ते नहीं यहाँ पे, तो माहौल के हिसाब से आप ही हैं, तो इसे बोलते हैं पारिस्थितिकी। अब पायतंत्र मतलब आप मुझ पर निर्भर हैं, मैं इन चीजों पर, लाइटों पर, रूम्स पर, मोबाइल पर, इन पर निर्भर हूं। तो ये क्या है, जब पायतंत्र में क्या होता है, हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और पारिस्थितिकी में हम सिचुएशंस को देखते हैं कि स्थितियां कैसी है। तो जो स्थितियां होती है उसे बोलते हैं पारिस्थितिक, और जो एक दूसरे पर निर्भर हो उसे बोलते हैं पायतंत्र। बहुत इजी स्टेप्स है ये। ठीक है, तो यह विविधता पारितंत्र में समझा दिया, इसलिए पारितंत्र स्तर पर है। किस पर है यह विविधता? पारितंत्र स्तर पर है। अब मैंने अभी आपको बताया कि पारिस्थितिक मतलब जो स्थिति हो, और पारितंत्र मतलब जिस पर एक दूसरे पर निर्भर करे। अब मान लीजिए आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं क्लास क्यों बनाऊंगा? एग्जैक्टली बात। तो आप मुझ पर निर्भर है, मैं आप पर निर्भर हूं, तो ये पारितंत्र है। अब मानो लाइट ना हो, कैमरा ना हो, तो क्लास ही नहीं बनेगी। तो ये परिस्थिति किस पर डिपेंड कर रही है? हम पर, क्योंकि हम लाइट लगा सकते हैं, हम लाइट को अच्छा कर सकते हैं, ये हमारे हाथ पर है। तो यह विविधता किस पर निर्भर है भैया? पारितंत्र स्तर पर है। किस पर है? पारितंत्र स्तर पर। जैसे कि रेगिस्तान, मरुस्थली क्षेत्र, मरुस्थली क्षेत्र, वर्षावन, भूमि, आर्द्र भूमि आदि पर निर्भर करते हैं।
निर्भर है, खत्म कहा। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगर आपको करना है नोट तो, नहीं करना है तो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, बता देता हूँ मैं। ठीक, ये ज्यादा इंक डालने का भी घाटा है यार, सिमटता नहीं फिर। अच्छा, ठीक है भाई। अगली हेडिंग लिखो, जैव विविधता की क्षति के कारण लिखिए। जैव विविधता की क्षति के कारण, विविधता की क्षति के कारण हम देखते हैं। और बहुत इजी क्वेश्चन से है, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन से हैं, वो पेपर यहीं से बनेगा भाई। मैं कोई लॉजिक नहीं लगाता हूँ, मैं भी अपने हिसाब से बनाता हूँ। बस मेरे को जो मैं बता रहा हूँ 100%, अगर आप जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, वो आप विगत 19 से 20, 21, 22, 23 में मिला लिए, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको मेरे बताए हुए। अब मैंने कोई पेपर नहीं देखे 19, 20, 21, 22, 23 के, मैं बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस है भैया। मोदी जी को भी तो कॉन्फिडेंस है भैया, वो कह रहे हैं हम 24 में 370 सीट लेके आएंगे, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस है भाई कि मेरे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो जैव विविधता की क्षति के कारण आवासीय क्षति तथा विखंडन नंबर 1 हमारा टॉपिक है कि आवासीय क्षति तथा विखंडन। यह जंतु तथा पौधे के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है। क्या भैया, यह जंतु तथा पौधे के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? आवासीय क्षति तथा विखंडन। अब ठीक है, वो तो है। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। उष्णकटी बंधी वर्षा वनों से होने वाली वर्षा वनों से होने वाली आवासीय क्षति। अब मान लीजिए हम देखते हैं कि भैया बाढ़ खतरनाक आती है, सारे घर टूट जाते हैं। अब क्या बाढ़ आई तो क्या जंगल में नहीं आएगी? क्या बाढ़ जंगल में भी आ सकती है। अब मान लो एक शेर का घर बना हुआ, अब शेर घर टूट जाएगा, शेर कहाँ जाएगा? घर बनाना पड़ेगा ना शेर को डबल से। अरे मान लो एक एग्जाम्पल, जंगल है, बहुत सारे हवा चल रही है, उसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा, आंधी तूफान, उसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा। तो उसमें पेड़ सब टूट जाते हैं, तो घर टूट गया मतलब जंतुओं का, पेड़ पौधों का, पौधे भी कट और जंतु भी विलुप्त होंगे। प्रमुख कारण क्या है? अब पेड़ टूटा तो पेड़ भी गया,
जंतु भी जाएगा उस जंगल से। तो कारण एक ही है कि जहां जंतु तथा पौधों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से होने वाली आवासीय क्षति। क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण है कौन? उष्णकटिबंधीय वर्षा। ये आंधी तूफान वाली कहानी है, सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक, सबसे अच्छा उदाहरण है। एक समय मन से लिखना पड़ेगा, वर्षा वन 14% थे, आज सिर्फ कितने हैं? 6%। आज सिर्फ कितने हैं? 6% है। तो कहीं ना कहीं मतलब आवास का तो खत्म मामला हुआ है। आवास कौन होते हैं? कौन? जंतुओं के लिए भैया कौन? जानवर। कौन? जानवर, सॉरी पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे टूटेंगे तो भैया जानवर भी बाहर जाएंगे। एग्जैक्टली। ओके, अगला हेडिंग हमारी है अतिदोहन, नंबर 2। नंबर 2 क्या भैया हमारा? अतिदोहन। मानव द्वारा अप्रत्याशित रूप से कैसे लिखाएंगे? अप्रत्याशित रूप से जंगलों को काटना अतिदोहन कहलाता है। अतिदोहन कहलाता है। अब मानव द्वारा अप्रत्याशित रूप से जंगलों को काटना क्या कहलाता है भैया? अतिदोहन कहलाता है। भाई ठीक है, अतिदोहन कहलाता है। इससे जानवरों के प्राकृतिक आवास खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, जिससे तथा पेड़ पौधों की कई जातियां विलुप्तता की कगार पर आ गई है। अगर अब पूरे मीठी सुपारी खाते थे उसमें कांटे आटे होते, फिर उसमें घुमा के खाते। अब आजकल मिलते ही नहीं है। हम लोगों ने क्या करा? उसको काट दिया है। पहले खाकरे बहुत मिलते थे, आज खाकरे देखने को नहीं मिलते। खाकरे का नाम सुना होगा ना आप सभी ने, जिनमें वो होली के फूल आते हैं। आप किसी के उधर होगा भैया, हमारे इधर तो नहीं है। तो मैं तो वही कहूंगा कि कहीं ना कहीं हम अपने ही प्राकृतिक आवास को भी खत्म कर रहे हैं, जानवरों के लिए भी कर रहे हैं। भाई सबसे बड़ा कारण यही है। कगार पर है, कगार मतलब किनारे पर है। नंबर 3 है विदेशी जातियों का आक्रमण। ये रट लीजिए, मैं बता रहा हूं सर, मैं जो बोल रहा हूं ना क्वेश्चन, वो मेरी आईएमपी बता रहा हूं पूरे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप रटिए, मतलब समझ समझ के आप याद कर लीजिए उनको। बहुत इजी क्वेश्चंस बता रहा हूं, ज्यादा पूरे बुक नहीं पढ़, पूरे चैप्टर्स पूरे नोट्स नहीं पढ़ना है। जितना बता रहा है बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है? जब बाहरी जातियां बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी
विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। पाई जाती है तो वह आक्रामक होकर स्थानीय जाति से लड़ाई करती। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई बोलते हैं ना, हमारी गली में दूसरा कुत्ता नहीं आ सकता, ये कुत्ते रहने वाले इस पर भौंकते हैं, तो मान लो वो खतरनाक होगा तो इन कुत्तों को तो निपटा ही देगा इधर से। तो कहने का मतलब वही है कि जब बाहरी जातियां अनजाने में जानबूझकर किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है तो वह आक्रामक होकर स्थानीय से लड़ाई करती है ना, यही ना। और उनकी विलुप्तता का कारण बनती है, वह उनकी विलुप्तता का कारण बनती है। ठीक। तो जब मानव द्वारा अप्रत्याशित रूप से जंगलों को काटना, अतिदोहन गिराता है, जानवरों के प्राकृतिक आवास खत्म हो रहे हैं, पेड़ पौधों की जाति विलुप्तता कगार पर है, विदेशी जातियों का आक्रमण, जब बाहरी जातियां अनजाने में जानबूझकर जो भी करती है, ये पढ़ लेना भैया, बहुत इजी है। नंबर 4, सह विलुप्तता। सह विलुप्तता मतलब किसी के साथ साथ विलुप्त होना। क्या होना भैया? किसी के साथ साथ विलुप्त होना। ओके, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। जब एक जाति विलुप्त होती है तो उस पर आधारित अन्य जातियां भी विलुप्त होने लगती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मान लीजिए और इन दो समझाऊंगा तो टाइम लग जाएगा मुझे, और एग्जाम्पल ढूंढने में भी। रहने दो भैया। ओके, खत्म करें। चलो भैया, अगली हेडिंग हमारी है बहुत इजी, पहले नोट कर लो भैया इसको अब सभी। देखो, ऑनलाइन क्लास के अपने अपने रूल्स होते हैं।
कोई पहले समझता है फिर नोट करता है, कोई समझते हुए नोट करता है और लिखता है। तो सबके अपने अपने रूल्स होंगे यहाँ भी शायद, आई थिंक। पहली हेडिंग हमारी है स्वस्थानीय संरक्षण। संरक्षण। अब मान लो कोई जाति विलुप्त हो रही है। अब तुमने क्या मुझे बताओ, बाघ विलुप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब उनको पिंजरे में रखा क्या? नहीं, नहीं रखा, जंगलों में रखा। जंगल उनका आवास है, किसका? बाघों का। कौन सा गेम खेल रहे हैं? मैं सोचा टाइम पास कर लूं ऐसे ही। ठीक है भाई, वो बदलेगा मंजर मेरा, कोई बात नहीं भैया। जब कोई भी जाति विलुप्त हो रही है तो उसके प्राकृतिक आवास में रखकर संरक्षण करना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। मैं क्या कह रहा था, जब कोई यात्री मान लो बाघ विलुप्त हो रहा है तो हमने उसको जंगल में रखा क्योंकि उसका वो प्राकृतिक आवास था। क्या था उसका? वो प्राकृतिक आवास। जब कोई जाति विलुप्त हो रही है तो उसको उसके प्राकृतिक आवास में रखकर संरक्षण करना क्या कहलाता है? स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। ओके, ठीक है भाई। थोड़ा और इसमें और बढ़ाया जाए कि क्या होना चाहिए इसमें। ठीक है भाई, इतना ही रहने दो। बाह्यस्थानीय संरक्षण। बाह्यस्थानीय संरक्षण मतलब जब कोई जीव या जाति विलुप्त होने की कगार पर है। क्या भैया? जब कोई जाति या जीव विलुप्त होने की कगार पर है। हाँ, विलुप्त होने की कगार पर है तो उसको उसके प्राकृतिक आवास से बाहर लाकर संरक्षण करना बाह्यस्थानीय संरक्षण कहलाता है। ठीक, जब कोई जीव जाति विलुप्त होने की कगार पर है तो उसको उसके प्राकृतिक आवास से बाहर लाकर संरक्षण करना बाह्यस्थानीय संरक्षण कहलाता है। ठीक है, हाँ। और ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें से इतने ही क्वेश्चन आते हैं, बस ज्यादा नहीं पढ़ना है बस। ठीक है, एक मेरा ऑब्जेक्टिव है इसमें से कि भैया रियो डी जेनेरियो में किस वर्ष रियो डी जेनेरियो, या तो फिर आपसे देश का नाम पूछ सकता है या फिर वर्ष पूछ सकता है। तो किस वर्ष में रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ? किस वर्ष में हुआ
तो हमें याद रखना है 1992 में, 1992 में जैव विविधता का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ऐतिहासिक कहां हुआ था? रियो डी जेनेरियो, जेनेरियो। ठीक भाई, सबसे ध्वनि प्रदूषण होता है यहाँ पर रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है भाई, बस इतने क्वेश्चन हैं इसमें। आज पीछे आते हैं, अध्याय 14 पर आते हैं। अध्याय 14 में भी बहुत इजी लेसन है, कोई टफेस्ट नहीं है। इसमें 2 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी 4 नंबर का भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 2 या 4 नंबर क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक भाई, हाँ। तो हमारे में एक हेडिंग है अपघटन, किसे कहते हैं, इसके चरण समझाएंगे। ठीक है, ओके, हम करते हैं। बहुत बढ़िया, हम पानी पी लेते हैं पहले। कितना 45 मिनट तो हो गए होगी तुमको पढ़ाते पढ़ाते मुझे। 36 मिनट हो गया लगता है, 38 मिनट 39 मिनट हुई। ऐतिहासिक का नहीं, ऐतिहासिक। ओके, पढ़ते हैं आगे। अध्याय कितना है? 13 है, 14 है, कितना है मुझे नहीं पता भाई। ओके, नंबर 1 हेडिंग है। मतलब हेडिंग क्या है हमारी? अध्याय है, हमारा नाम है, पारितंत्र नाम है उसका। पारितंत्र में है अपघटन। तो भैया, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना अपघटन कहलाता है। जो जीव यह क्रिया करते हैं अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? जो जीव यह क्रिया करते हैं अपघटक कहलाते हैं। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना अपघटन कहलाता है। जो यह क्रिया करते हैं अपघटक कहलाते हैं। जैसे केचुआ, गिलोंडे देखे होंगे सभी ने, तो वो सब वो केचुए ही हैं। ठीक है, हाँ। अब भैया इसके प्रमुख चरण, किसके? अपघटन के प्रमुख चरण। नंबर 1, खंडन। नंबर 1 क्या भैया हमारा? खंडन है। अब भाई जब मैं अपरदहारी का नाम बोलूंगा तो वो केचुआ आएगा।
क्या आएगा भैया? जब भी मैं अपर्दहारी बोलूंगा केचुआ आएगा। क्या आएगा? केचुआ। अपर्दहारी मतलब केचुआ। क्या लिखा है इसमें यार? हारी मतलब केचुआ। अपर्द मतलब होता है जैसे मिट्टी, और जैसे मतलब तुम देखते होंगे मवेशियों को, देखे होंगे आपने कभी, तो आप कुछ दिन गए तो वो मवेशी पड़ा मिला आपको, लेकिन कुछ दिन बाद वो साफ हो जाता है, तो कहीं ना कीड़े मकोड़े उनको खा लेते हैं, तो मतलब वो अपर्द है। क्या भैया? वो कीड़े मकोड़े, सॉरी, जो वो मवेशी है, गंदगी थी, वो क्या थी? अपर्द थी। अपर्दहारी आपका कीड़ा मकोड़े और केचुआ होता है। ठीक है, तो अपर्दहारी और अपर्द में अंतर है। ठीक है भाई, मैं आ रहा हूं 1 मिनट में। कैमरा ही फोकस कर रहा है फिलहाल, तो बस कितना भी हो सकता है बेचारे से। लाइट सही करके आए भैया। लाइट चली गई थी बाहर, लाइट थी नहीं, यहाँ लाइट नहीं थी, तब की बैटरी आए हम एहतियात के तौर पर। चलिए, तो अपर्दहारी मतलब केचुआ, कीड़े मकोड़े, और अपर्द मतलब होता है वो गंदगी, जो भी मतलब हमारी मिट्टी इट्टी है जो है, ठीक है, छाल मिट्टी इट्टी जो भी, ठीक। तो अपर्दहारी मतलब केचुए, अपर्द मतलब छाल की वो जो हमारा मवेशी का जो जो अवशेष होता है उसे अपर्दहारी। अपर्द को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं। क्या है भैया? छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं, इसे खंडन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसे खंडन। नंबर 2 निक्षालन। नंबर 2 क्या भैया? निक्षालन। इस प्रक्रिया में पेपर आपका कब है? 16 को, 16 17 को, कब है पता ही नहीं है मुझे पेपर कब है। इसके अंतर्गत इस प्रक्रिया में जल विलय जल विलय अकार्बनिक, जल में विलय नहीं, जल में जो घुल जाए वो अकार्बनिक पोषक भूमि में प्रवेश कर जाते हैं, प्रविष्ट कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। ठीक। नंबर 3 है भैया अपचय। वे दो ही विधि है, खत्म करो कहानी इसको। वैसे आता तो है नहीं पेपर में, पर हाँ फिर पेपर ने कर लिया उसको। ठीक है, आपको नोट करना है तो कर लीजिए। वैसे मेरे को आई थिंक नोट लगता है कि वह है। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों को उत्पादक कहते हैं। याद रखना, ये आईएमपी है। पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादपों को उत्पादक कहते हैं। ठीक है,
रुको भाई, थोड़ा मुझे अर्जा प्रवाह पढ़ लेना दो। ये क्वेश्चन मैं डीपीक्यू में पूछूंगा, ठीक है? हाँ, डीपीक्यू में पूछ लेंगे इनको। अगली हेडिंग है हमारी ऊर्जा पिरामिड। क्या है भैया अगली हेडिंग हमारी? ऊर्जा पिरामिड। ये इतना ही है, वैसे पेपर में आता नहीं है पर हमने फिर भी कर लिया उसको, ठीक है? अगर आ भी जाए तो इतना लिख देना, ठीक? हाँ, इस नंबर से, इस क्वेश्चन, इस लेसन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं पेपर में वैसे। तो आपको 10 तक तो आते हैं, मैंने ऐसा सुना है, 10 लेसन तक तो आते हैं, बस इधर ही करवाना है तो फिर ठीक है, इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, बाकी पूरा करवा रहा हूँ। ऊर्जा पिरामिड, चलो ठीक है, जब देखेंगे ऊर्जा पिरामिड। यह सदैव, यह हमेशा खड़ी अवस्था में होता है। क्या था भैया ये? यह खड़ी अवस्था में होता है। क्या होता है भैया? ये हमेशा खड़ी अवस्था में होता है। अब ठीक है भैया, खड़ी अवस्था में होता है। अब क्यों? कभी भी उल्टा नहीं होता, पर क्यों नहीं होता उल्टा? कभी भी उल्टा नहीं होता। कभी भी उल्टा नहीं होता, क्योंकि जब ऊर्जा जो होती है वो एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो हमेशा ऊर्जा का ह्रास होता है। क्या भैया? जब भी ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो ऊर्जा का ह्रास होता है, मतलब ऊर्जा में कमी होती है। तो ऊर्जा का ह्रास होता है। क्या होता है भैया? ऊर्जा का ह्रास होता है। बस इसलिए भैया वो सीधा होता है। अगली हेडिंग है हमारी पारिस्थितिक अनुक्रमण। ठीक, ओके, नोट करिए पहले तो आप।
चलिए ये होगा होगा नोट शायद आई थिंक। ठीक। तो पारिस्थितिक अनुक्रमण, एक सुनिश्चित क्षेत्र की, एक निश्चित क्षेत्र की एक निश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में एक निश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आंकलित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। क्लास में लाना आए थारे यार, पूरा मामला बिगाड़ दिया। हाँ? यार ठीक है भैया, अब तो नोट करो यार, दिमाग खराब हो जाता है बस यार। तो पारिस्थितिक अनुक्रमण देख लिया हमने। नंबर एक इसमें भैया है प्राथमिक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण, अब प्राथमिक अनुक्रमण कहां शुरू होता है, यह भी सही बात है, सोचनी बात है। सोचा हमने कुछ इस बारे में, तो यह वहां शुरू होता है। फिलहाल इसमें इंक की जरूरत है, कहीं ना कहीं डाल लेते हैं भैया वैसे। ठीक है भाई, ओके। तो प्राथमिक अनुक्रमण कहां शुरू होता है, यह वहां शुरू होता है जहां कोई सजीव नहीं होते। सजीव मतलब जो गति करे। तो यह वहां शुरू होता है जहां कोई सजीव नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए आपने कभी पहाड़ों पर गए, वह प्राथमिक अनुक्रमण ही है। उदाहरण के लिए नग्न पत्थर, चट्टान, नग्न पत्थर चट्टान आदि में
प्राथमिक अनुक्रमण होता है। क्या होता है भैया? प्राथमिक अनुक्रमण। अब प्राथमिक अनुक्रमण और कुछ समझाना चाहूंगा मैं। इसमें नए जीवी समुदाय की स्थापना धीमी होती है। मतलब बताओ मुझे, पहाड़ पर तो कोई बहुत सारे एक साथ थोड़ी रहने चले गए, धीरे 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 बहुत मुश्किल से रहते हैं लोग, बहुत मुश्किल से। आजकल तो पहाड़ों पर लोग रहते ही नहीं है। क्या धीमी होती है, ठीक है। द्वितीय अनुक्रमण, मन से भी लिख सकते, यू कैन राइट अप फ्रॉम यूर हैबिटेटेड। आप अपने मन से लिख सकते हैं इन बातों को। यह ऐसे क्षेत्रों में शुरू होता है जहां पहले कोई जीव रहते हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि यह ऐसे क्षेत्रों में शुरू होता है जहां पर पहले से कोई जीव रहते थे, अब नहीं रहते हैं, ठीक है। या फिर वह किसी प्रकार से नष्ट हो गए हों। वह किसी प्रकार से वहां पर नष्ट हो गए हों। यह अनुक्रमण तेज गति से होता है। क्या होगा भैया? यह अनुक्रमण तेज गति से होता है। तो हमने दोनों चीज देखी, प्राथमिक अनुक्रमण देखा, प्राथमिक अनुक्रमण धीमी गति से होता है। हमसे पूछ ले अंतर में प्राथमिक अनुक्रमण द्वितीय अनुक्रमण, दो अंतर लिखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि यह वहां शुरू होता है जहां सजीव नहीं होते, यह वहां शुरू होता है जहां पहले जीव रहते थे, अब नष्ट हो गए हैं। यह धीमी गति से होता है या तेज गति से होता है, ठीक है। हाँ ठीक। अगली हेडिंग हमारी है पोषण चक्रण, ठीक है। नोट करो पहले तो इसको। और हमारी 1 घंटे क्लास हो गई है, ठीक है, बिल्कुल। तो है भी लंबी क्लास है काफी। प्लान यही है कि आधी बायोलॉजी आज खत्म करना है, ठीक है। जैसा भी हो तैयार रहिए। आप बहुत करते थे क्लास, ये वो सब फलाना ढिमकाना, चलो भी क्लास है ही, रख ही लेते। सोचा था मैं बहुत दिन से ताकि रखूँ क्लास, पर आप एक्टिव नहीं, मैं एक्टिव नहीं, फिर पता नहीं क्या हुआ।
ये ऊर्जा प्रवाह करवाना है ना, ठीक है भाई, मैं करवा दूंगा ऊर्जा प्रवाह। ठीक, अगली हेडिंग है हमारी पोषण चक्रण। क्या भैया अगली हेडिंग हमारी पोषण चक्रण, 2 नंबर में पूछता है और उम्मीद है कि इस बार भी 2 नंबर में ही पूछेगा। ठीक है, एक पायतंत्र में विभिन्न घटकों के माध्यम से एक पायतंत्र में विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता पोषण चक्रण कहलाती है। एक पायतंत्र में विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता पोषण चक्रण कहलाती है। ठीक है, कि एक पायतंत्र में विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता पोषण चक्रण कहलाती है। बिल्कुल, यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 गेशी तथा नंबर 2 औषधि। ठीक, बस खत्म। ओके, ये लेसन भी खत्म होता है हमारा। ओके, अध्याय 13 है हमारा। अध्याय 13 क्या है, इसमें से पेपर में आता नहीं है। अध्याय 12 पे आइए। अध्याय 12 पे आइए भैया। अध्याय 12 पे मैं सब कुछ पीछे से करवा रहा हूँ, पूरा मैं हर लेसन पीछे चल रहा हूँ, बुक पीछे चल रहा हूँ, सब कुछ पीछे से करवा रहा हूँ। मतलब पीछे से, मतलब इसका मतलब ये कि हम क्या बोलते हैं इसको, बैक टू स्टार्ट कर रहे हैं कहानी, वो है। ठीक है, तो हमारी अगली हेडिंग है बायोपायरेसी। क्या भैया हमारी अगली हेडिंग, और IMP है सर, हाँ, बायोपायरेसी। मेरे पास ना कोई सीरीज है और मेरे पास ना कोई नोट्स है इस वक्त, मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ एक बुक है और मैं उस बुक के उद्देश्य से पढ़ा रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ हर क्वेश्चन IMP है जो पढ़ा रहा हूँ वो। तो रटिए, कुछ भी करिए, पर पेपर वही आएगा जो हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक है भाई, अब जो भी होगा वो देखेंगे। ठीक, अगली हेडिंग है हमारी बायोपायरेसी। अध्याय कौन सा है, कौन सा अध्याय, नाम क्या है, जैव विविधता में उसका उपयोग। ठीक, बायोपायरेसी
अब भैया कोई कंपनी आई, जैसे मान लो हमारे इधर अनब्रेको है, पनीर की फैक्ट्री आपने देखी होगी। तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं क्या भैया, ये इनको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। बहुत बढ़िया। तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, तो लिखवा देता हूं, मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनियां या किसी संगठन द्वारा किसी राष्ट्र के, राष्ट्र मतलब देश, किसी राष्ट्र के लोगों, किसी राष्ट्र के राष्ट्र या उससे संबंधित लोग, या उससे संबंधित लोगों, या उससे संबंधित लोगों से बिना, से मैं समझाऊंगा इस बात को, बिना व्यवस्थित अनुमोदन, पहले आप लिख लीजिए, बिना मतलब उन लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन, अनुमोदन होता है रिक्वेस्ट, ठीक है, अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान, जिसे बोलते हैं मुआवजा, ठीक है, के जैव संसाधनों के जैव संसाधनों का उपयोग करना, बायोपायरेसी कहलाता है। अब भैया मान लीजिए एक गांव में तालाब है, ठीक है, तो वहां तालाब का पानी किसान लोग सिंचाई में करते हैं, ठीक है भाई। अब उस गांव संबंधित लोग कुछ किसान हैं, कंपनी आई और उन्होंने उनसे कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं की, उन किसानों से ये भी नहीं बोला कि हम तुम्हारा पानी लेंगे और तुमको पैसे देंगे, कुछ भी नहीं बोला, मतलब द्वारा उस तालाब से या उससे संबंधित, तालाब मतलब राष्ट्र, बिना व्यवस्थित अनुमोदन मतलब बिना रिक्वेस्ट भी नहीं की और उन्होंने कोई भुगतान भी नहीं दिया, तो उसके जो जैव संसाधन, मतलब वो तालाब है, जैव संसाधन क्या होते हैं आपको पता है, तो जैव संसाधनों का उपयोग जो करा उसे क्या बोलेंगे अपन, बायोपायरेसी, कि मल्टीनेशनल कंपनी या किसी संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों को के बिना अनुमोदन और बिना क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि मान लो कोई राष्ट्र, कोई एक गांव में तालाब है, वो कंपनी आई, कंपनी ने लोगों से ये नहीं बोला कि हम तुम्हारा हमें पानी दे दीजिए आप, मतलब कोई उनसे रिक्वेस्ट नहीं की, ना ही उनको कोई भुगतान करा और पानी ले गए, तो ये क्या है भैया, बायोपायरेसी है। क्या है ये, बायोपायरेसी, ठीक, हाँ। चलो भैया, जीन चिकित्सा क्या है, अगली हेडिंग हमारी, ये भी आईएमपी है। आज का लास्ट लेसन है, ठीक है, हम कल देखेंगे फिर चीजों को, कोशिश करेंगे कि कल बायोलॉजी पूरी कंप्लीट हो जाए, वैसे तो हमने आधी कंप्लीट कर ही दी है। उसके बाद उधर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उधर के आपको क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी, पहले पढ़ा दिया है ना, तो इतना समस्या नहीं लेना है। इधर के वाले थोड़े कम आते थे। अगली हेडिंग हमारी जीन चिकित्सा।
इस विधि में इसमें उन विधियों का सहारा लेते हैं क्या भैया, इसमें उन विधियों का सहारा लेते हैं जिसमें किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। अब आपको मैंने बताया था कि डाउन सिंड्रोम, मान लो एमनोसेंटेटिस क्या है, तो सर क्या होता है कि भ्रूण किसी भ्रूण गर्भ में अपनी मां के एक द्रव में तैरता रहता है जिसे बोलते हैं एमनियोटिक द्रव। जब डॉक्टर इस एमनियोटिक द्रव को गर्भ से इंजेक्शन द्वारा निकालता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम गुणसूत्रों का अध्ययन करके हम उस भ्रूण की बीमारियों के बारे में पता लगा सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि उसमें कुछ न कुछ जीन की कमी होगी। तो हमने उन विधियों का सहारा लिया जिसमें किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित जीन दोषों का सुधार किया। जिसमें किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। अब भैया ऐसा मत करना कि 12th क्लास बाद तुम सोनू सर को ही भूल जाओ। अरे आओगे फट से भागे भागे केमिस्ट्री का पेपर देके और फटाफट ग्रुप से लेफ्ट, खत्म कहानी। कौन सी पीसीआई, कौन सोनू सर, हु इज सोनू सर, हम तो नहीं जानते। अबे बेटे क्या है, क्या लगता है तुम लोगों को कि ऐसा करके तुम बहुत महान बन जाओगे? ऐसा होता है सबके साथ, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हबड़ दबड़ में कोई भी चीज का डिसीजन नहीं लेना है। जो भी है ना मेरे से पहले डिस्कस करके ही सोचना, ठीक है? हाँ हाँ, साथ दे रहा हूं इसका मतलब यही है कि कोई ना कोई बात होगी ही। तो इसमें उन विधियों का सहारा लेते हैं जिसमें किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। तथा उस रोग के उपचार हेतु जीन मतलब भैया मान लो कोई जीन की कमी है तो उस जीन को हम देंगे। जीन को कोशिका या ऊतकों में प्रवेश कराते हैं। अब ऊतक कहीं होए तो ऊतक कहीं नहीं होए, कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। 11th पढ़ी होगी, सब याद होगा। तो इसमें उन विधियों का सहारा लेते हैं जिसमें किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए दोषों का सुधार किया जाता है और उस रोग के उपचार हेतु जीन कोशिका या ऊतकों में प्रवेश कराते हैं। इस रोग मतलब जो रोग है उसको कहां प्रवेश कराएंगे? कोशिका या ऊतक में प्रवेश कराएंगे। क्यों प्रवेश कराएंगे? मान लो किसी कमी होगी, किसी जीन की कमी होगी तो उस जीन को हम क्या करेंगे? उस कोशिका में प्रवेश कराएंगे। इसका सर्वप्रथम प्रयोग जीन चिकित्सा का अगर 2 नंबर में आएगा तो इतना ही लिख के आना, ठीक है? जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम उपयोग 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में किया गया था। उसमें उसको एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज ये एक जीन होता है, ठीक है? ये क्या होता है? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में काम करता है। उसको
ADA की कमी थी। एंजाइम होता है, जीन होता है, ठीक है, कमी थी। यह प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ठीक, ओके, तो ये हमारा हो गया जीन चिकित्सा। अब सुन लो भैया, एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। जीन चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग मैं करवा रहा हूं, ठीक है भाई, थोड़ा सा रुक जाओ। आता नहीं पेपर में, हटाओ, आ सकता है यार। ठीक है भाई, मिटाई दे इसको, मिटाई दे, नोट कर लो जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, मिटा दे, ओके। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी, मैं भैया इसको बाद में करवाऊंगा। चिकित्सा के क्षेत्र में जीन उसका उपयोग, खैर टीकाकरण में इसका उपयोग करते हैं, वैक्सीन मतलब वैक्सीन बनाने में इसका जैव प्रौद्योगिकी का, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, और पुनर्योजित डीएनए बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो मुझे तो कुछ कुछ आते हैं, बाकी देखेंगे और अपन करवाऊंगा मैं, ठीक है। अगली हेडिंग है हमारी जीएमओ। जीएमओ, जीएमओ का फुल फॉर्म पूछता है तो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसका हिंदी होता है आनुवांशिक रूपांतरित जीव, ठीक है। परिभाषा भी लिखेंगे,
वहां पर आपको ये भी लिख के आना है, ठीक है। हाँ, ऐसे पौधे, ऐसे पौधे, जीवाणु या जंतु, कवक भी हो सकते हैं, आई थिंक कवक भी हो, जंतु व कवक, जिनके हस्तकौशल मतलब होता है हूबहू कॉपी, ठीक है। जिनके जिनके जीन्स हस्तकौशल, जिनके जीन्स हस्तकौशल, जिनके जीन्स हस्तकौशल द्वारा परिवर्तित परिवर्तित किए जा चुके हैं, उन्हें जीएमओ कहते हैं, आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। मतलब एक पौधा से उसकी हूबहू कॉपी तैयार होना, मतलब उसकी कॉपी तैयार करना, उसके जीन्स से कॉपी तैयार करना जीएमओ है। एक जीवाणु से उसकी हूबहू कॉपी उसके जीन्स से कॉपी तैयार करना जीएमओ है। जंतु से उसकी कॉपी तैयार करना, कवक से उसकी कॉपी तैयार करना जीएमओ है, ठीक है। हाँ, अब जीएम फसलों के लाभ, क्या भैया, जीएम फसलों के लाभ, नंबर 1 लिखो भैया। अजैव प्रतिबलों के अजैव प्रतिबलों के प्रति अधिक सहिष्णु, मतलब जो सहन कर ले, ठंड सहन कर ले, बारिश सहन कर ले, वो होता है सहिष्णु। तो अजैव प्रतिबलों के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण होता है। नंबर 2, रासायनिक पीड़कनाशों पर कम निर्भरता रहती है। नंबर 3, कटाई पश्चात होने वाले नुकसान कटाई पश्चात होने वाले नुकसान को कम करता है, करने में सहायक। नंबर 4, खाद्य पदार्थों के पौष्टिक स्तर में वृद्धि होती है, ठीक है भाई। हाँ, ये चार है हमारे जीएम फसलों के लाभ। तो इसमें गोल्डन राइट्स नहीं मिला यार, मिल जाए, मेरे को पढ़ा तो है मैंने यार गोल्डन राइट्स, कहीं पे भी ध्यान नहीं आ रहा कहाँ है वो। एक वो भी नहीं आया, जीन गन भी नहीं मिला है, ढूंढ रहा हूँ सभी में यार। आईएमपी तो है वो, जीन गन और गोल्डन राइट्स दोनों।
मिल जाएगा, कहाँ जाएगा। पीसीआर भी नहीं करवाया है ना। अरे यार ये तो बहुत गलत बात है, पीसीआर तो उधर की साइड है थोड़ी है। जीनगन भी उधर ही होगा फिर शायद, जीनगन और गोल्डन राइट्स दोनों। ठीक है, तो भैया ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बढ़िया। और हम कल बायोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे। प्रेजेंट लगा के जाइएगा सभी अपनी। बाय बाय, टेक केयर टू बी ऑल, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, बाय।